नमस्कार दोस्तों, कभी सोचकर देखा है कि कैसे दुनिया के सबसे जाने माने डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने करोड़ों लोगों को ब्रेन वॉश किया अपना अंधभक्त बनने पर। कैसे ये इंसान दुनिया का सबसे जाने माने डिक्टेटर बन गया, किन तकनीक्स का, किन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया इसने ये करने के लिए। आज 132nd बर्थ एनिवर्सरी है हिटलर की, और आइए जानते हैं ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में। और एक और दिलचस्प कहानी मैं आज के वीडियो में आपको बताना चाहूंगा, जो कि है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। दुनिया के सबसे जाने माने साइंटिस्ट को किस तरह से ट्रीट किया गया हिटलर के द्वारा, आइए जानते हैं। ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने कहा था कि बेसिकली 3 तरीकों से लोगों को मनाया जा सकता है, परसुएड किया जा सकता है, ईथोस, लोगोस और पैथोस। आज के दिन वैसे ये चीजें एमबीए के एडवर्टाइजिंग कोर्स में भी सिखाई जाती है। मैं एक टूथपेस्ट का एग्जांपल लेता हूं। मान लो मुझे आपको ये टूथपेस्ट बेचनी है। ईथोस का मतलब है कि मैं अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करूंगा अपना पॉइंट बनाने के लिए। मैं कहूंगा ये टूथपेस्ट आप खरीदो क्योंकि 90% डेंटिस्ट इस टूथपेस्ट को सर्टिफाई करते हैं कि ये अच्छी है, इसलिए आप इसे खरीदो। लोगोस का मतलब है कि मैं लॉजिक का इस्तेमाल करूंगा अपना आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए। इस टूथपेस्ट को खरीदो क्योंकि इसमें फ्लोराइड है, और फ्लोराइड आपके दांतों में जो कैविटीज होती हैं उससे फाइट करने में मदद करता है। और फाइनली पैथोस का मतलब है कि मैं इमोशंस का इस्तेमाल करूंगा आपको मनाने के लिए, कि इस टूथपेस्ट को खरीदो क्योंकि इसमें देश का नमक डला है, और देश का नमक डला है इसलिए आपको प्राउड फील करना चाहिए इस टूथपेस्ट को इस्तेमाल करते वक्त, इसलिए इस टूथपेस्ट को खरीदो। अब बात यह है दोस्तों कि जब आप कोई पान मसाला जैसी चीज बेचोगे तो इसमें कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है कि लोगों को ये क्यों खरीदना चाहिए। तो एडवर्टाइजिंग कंपनीज अक्सर पैथोस यानी इमोशंस का इस्तेमाल करती हैं पान मसाला जैसी चीजों को बेचने के लिए, कि मुंह में कबाड़ गंदा, कदमों में दुनिया, बोलो मेरा जूता केसरी। ऐसे स्लोगन्स जो आपके अंदर प्राइड और हैप्पीनेस की फीलिंग्स लाएं। अब पॉलिटिक्स की बात करें दोस्तों, तो एक डिक्टेटर पॉलिटिक्स के पान मसाले जैसा ही होता है, ये समझ लो। अगर एक आम आदमी लॉजिकली सोचकर डेटा के हिसाब से वोट देगा तो कभी भी एक डिक्टेटर को वोट नहीं देगा। तो इसलिए एक डिक्टेटर को पैथोस यानी इमोशंस पर रिलाय करना पड़ता है लोगों का वोट लेने के लिए। Der Wiederaufstieg Deutschlands sei nur eine Frage von wenigen Tagen. Immer und immer wieder predige ich, der Wiederaufstieg der deutschen Nation ist die Frage der Wiedergewinnung der inneren Kraft und Gesundheit des deutschen Volkes. अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो मुझे वोट दो, अगर आप अपने सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करते हो तो मुझे वोट दो। बहुत लोग प्रभावित होते हैं ऐसे ही इमोशनल भाषणों से, लेकिन कोई भी लॉजिकल इंसान इस भाषण को सुनेगा तो वो कहेगा ठीक है, हम सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तुम्हें क्यों वोट करें इसके बदले। सिर्फ पैथोस का इस्तेमाल करना, सिर्फ इमोशंस का इस्तेमाल करना काफी नहीं है किसी भी डिक्टेटर के लिए। एक डिक्टेटर को अगर सही में डिक्टेटर बनना है तो लॉजिक को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा पहले, और यही काम किया हिटलर ने। 10 मई 1933 25,000 से ज्यादा किताबें जलाई गई नाजी पार्टी ऑफिशियल्स के द्वारा। इन्होंने कहा कि ये किताबें अन जर्मन है, मतलब एंटी नेशनल है ये किताबें। इससे पहले इन्होंने कई किताबें बैन करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन रेगुलरली हिटलर के अंदर जर्मनी में ऐसे बॉनफायर इवेंट्स होते थे जहां पर किताबें जलाई जाती थी। और कौन सी किताबें थी ये? ऑलमोस्ट हर टाइप की किताबें। इसमें आपका मार्क्सिस्ट लिटरेचर है, साइकोलॉजी पर किताबें, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी पर बात करने वाली किताबें, ऐसी किताबें जो ज्यूइश लोगों ने लिखी हो, फॉरेनर्स ने लिखी हो, आर्ट के ऊपर, थिएटर के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, ऑलमोस्ट हर किस्म की किताबें जो नाजी पार्टी को लगता था कि हमारी पार्टी के अगेंस्ट जाती है, हमारी डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट जाती है, उन्हें जलाया गया। नाजी के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स ने इस चीज को जस्टिफाई किया ये कहकर कि द फ्यूचर जर्मन मैन will not be just a man of books but of character। इस टाइम में ऐसे आर्टिकल्स लिखे जाते थे जो लॉजिक को पूरी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, जैसे कि प्योर रीजन was all too human and dangerous and contrary to nature when applied to real life। blood and race lead people to the power of nature। एक भारी मात्रा में स्यूडो साइंस भी देखने को मिलती थी। ऐसे फर्जी रिसर्च पेपर्स निकाले जाते थे जिसमें रिसर्च छापी जाती थी कि देखो कैसे हम जो जर्मन्स हैं वो बड़े सुपीरियर रेस के हैं, हमारा जो ब्लड है वो प्योर है, और जो बाकी लोग हैं, बाकी रेस के लोग हैं, वो एक सब ह्यूमन कैटेगरी में आते हैं, हमसे निचले लोग हैं। एक सो कॉल्ड इन्वेंटर था ऑस्ट्रिया में जिसने एक दिन चांद को देखा और उसे रात को सपना आया कि देखो चांद शायद आइस का बना है क्योंकि व्हाइट कलर का दिखता है। तो उसने कहा कि पूरा जो यूनिवर्स है और बाकी प्लैनेट्स हैं सब आइस के बने होंगे, बर्फ के बने होंगे। उसने अपनी थ्योरी निकाली, वर्ल्ड आइस थ्योरी,
इसी नाम से। सुनने में इतनी लॉजिकली इनकरेक्ट लगती है, लेकिन हिटलर जैसे लोगों ने इस थ्योरी को प्रमोट किया कि पूरी दुनिया आइस की बनी है, यूनिवर्स आइस का बना है अर्थ के बाहर। नाजी पार्टी के लोगों ने बकायदा इस सो कॉल्ड इन्वेंटर को एक ऑनररी डॉक्टरेट भी दी। ऐसे में देश में जो भी इंटेलेक्चुअल लोग थे, हिस्टोरियंस, प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट, इन्हें पूरी तरह से दबाने की कोशिश करी जाती थी। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस एक ऐसी इकलौती जगह है देश में जहां पर सबसे ज्यादा लॉजिक के ऊपर बात होती है, तो यूनिवर्सिटीज पर एक टाइट कंट्रोल जमाया जाता था नाजी पार्टी के द्वारा, इस हद तक कि जो सीनियर यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स थे, एक एक टॉप यूनिवर्सिटी के, उन्हें चुना जाता था नाजी पार्टी के लोगों के ही द्वारा। और जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, उन पर एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल जमाया जाता था कि जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी उसमें नाजी की आइडियोलॉजी पढ़ाई जाएगी। नहीं होगा ऐसा तो उन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को बाहर निकाल दिया जाएगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा। ऐसे में बहुत कम लोग थे जिनमें हिम्मत थी बोलने की, क्योंकि उनकी खुद की जॉब चली जा सकती थी। लेकिन एक ऐसे रेयर एग्जाम्पल थे दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने शुरू से ही बड़े ओपनली और पब्लिकली क्रिटिसाइज किया था हिटलर की पार्टी को। हिटलर के पावर में आने के बाद उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पे इस्तीफा देने का फैसला किया अपनी जॉब से। प्रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस बर्लिन में थे वो, उन्होंने उस जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया और यह तक कहा कि मैं इस देश को छोड़कर जाना चाहता हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि मैं जर्मन सिटीजनशिप भी छोड़ना चाहता हूं अपनी। मुझे ऐसे देश का सिटीजन ही नहीं बने रहना जहां पर इक्वालिटी प्रैक्टिस नहीं करी जाती। इसी दौरान जर्मनी का जो बिकाऊ मीडिया था, जो हिटलर के हाथों बिक चुका था, उन्होंने जी भर के डिफेम किया आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन के खिलाफ फर्जी खबरें छापी गई, उनके खिलाफ ऐसे कार्टून्स छापे गए जहां पर उनकी देखो नाक एक ज्यू जैसी बनाई, क्योंकि आप तो जानते ही हैं ज्यूज को कितना डिफेम किया जाता था, क्रिटिसाइज किया जाता था नाजी जर्मनी में। इतना ही नहीं, बर्लिन में नाजी पार्टी के ऑफिशियल्स ने आइंस्टाइन के साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स तक को भी जला डाला और कुछ अखबारों ने तो यह तक कह दिया कि आइंस्टाइन कम्युनिस्टों के साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश करने लग रहे हैं। आइंस्टाइन को, एल्बर्ट आइंस्टाइन को देश का नंबर 1 पब्लिक एनिमी बना डाला इन्होंने, जैसे कि ये सबसे बड़े देशद्रोही हों उस टाइम पर। नाजी के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबल्स ने एक फोटो दिखाई आइंस्टाइन की, जिसके ऊपर टाइटल उन्होंने लिखा नॉट येट हैंग्ड, यानी उनकी जान को भी खतरा था आइंस्टाइन की, इसलिए वो जर्मनी छोड़कर बेल्जियम में भाग लिए। वहां पर भी उनको बेल्जियन रॉयल फैमिली की तरफ से सिक्योरिटी मिल रही थी, क्योंकि इनकी जान को इतना खतरा था। अगस्त 30, 1933 को आइंस्टाइन के एक फिलोसोफर दोस्त थियोडोर लेसिंग की हत्या कर दी गई नाजी एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, और जिन लोगों ने उनकी हत्या करी जर्मनी में उन्हें मालाएं चढ़ाई गई। मतलब जर्मनी में ट्रेडिशन नहीं है माला चढ़ाने का, ये तो मैं इंडियन इक्विवेलेंट बता रहा हूं, लेकिन उन्हें इमीडिएटली ऑनर किया गया। इसी के एकदम बाद अखबारों में छापा गया कि क्या अगला नंबर आइंस्टाइन का है। उनके सर पर एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड रखा गया अगर कोई आइंस्टाइन को मारकर लाएगा तो। आइंस्टाइन को बेल्जियम छोड़कर इंग्लैंड तक भागना पड़ा, जहां पर उन्होंने रेफ्यूज ली एक रूरल एरिया में, जहां पर 24/7 इंग्लिश बॉडीगार्ड्स उनके सामने मौजूद रहते थे कि अगर कोई नाजी का स्पाई उन्हें मारने के लिए ना आ जाए यहां पर इंग्लैंड तक भी। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और आइंस्टाइन ने इंग्लैंड के एक अनजान गांव में बैठकर यूनिफाइड फील्ड थ्योरी लिखी, जो कि आज के दिन हम किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन यह कहानी अपनी एक और दास्तां है जिसकी कभी और बात करेंगे। वापस जर्मनी पर आए तो हिटलर की एक और फेमस तकनीक थी कि जर्मन्स के अंदर डर क्रिएट करो, एक फेक एनिमी क्रिएट करो, एक फर्जी दुश्मन जो असली में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसके बेसिस पर देशवासियों को डराओ और फिर दिखाओ कि कैसे मैं हीरो हूं और आकर इन फर्जी दुश्मनों से मैं सारे देशवासियों को बचाऊंगा। इस केस में दोस्तों ये फर्जी दुश्मन थे ज्यूज। कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाई गई, फर्जी खबरें फैलाई गई कि कैसे ज्यूज रिस्पॉन्सिबल हैं जर्मनी में जो वर्ल्ड वॉर 1 की हार हुई है उसके पीछे, कैसे ये ज्यूज एक्चुअली में इंटरनल एनिमी है देश के अंदर बैठा दुश्मन है जो देश को अंदर से खोखला करता जा रहा है। ऐसे प्रोपेगेंडा पोस्टर्स छापे गए जो दिखा रहे हैं कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हारी, जर्मनी की इकोनॉमी नीचे गिरी, सबके पीछे ज्यूज ही रिस्पॉन्सिबल है, जो कि ऑब्वियसली बात झूठी थी, क्योंकि जर्मन मिलिट्री में 1 लाख से ज्यादा ज्यूइश लोग थे, 12,000 से ज्यादा शहीद भी हुए थे इस लड़ाई में। जब नाजी पार्टी सोशलिज्म की बात करती थी तो ज्यूज को ब्लेम किया जाता था कैपिटलिज्म के लिए कि देखो ये ज्यूज सारे मनी लेंडर्स हैं, सारा पैसा लेकर बैठे हैं अपने पास। लेकिन बाद में आने वाले सालों में जब नाजी पार्टी ने कॉर्पोरेट्स की मदद लेनी शुरू करी, खुद क्रोनी कैपिटलिज्म करना शुरू किया, तो तब ज्यूज को ब्लेम किया जाता था कम्युनिज्म के लिए। मतलब ज्यूज कैपिटलिज्म के लिए भी ब्लेम किया गया इन्हें, कम्युनिज्म के लिए भी ब्लेम किया गया, लड़ाई हारने के पीछे भी इन्हें ब्लेम किया गया और इकोनॉमी नीचे जाने के पीछे भी इन्हें ब्लेम किया गया।
आप पूछोगे जर्मनी की आम जनता ने इसमें क्यों विश्वास किया? इसके पीछे दो मेन रीजन है। पहला यह है कि सारा मीडिया हिटलर के सामने बिक चुका था, मीडिया भी ऐसी ही खबरें दिखाता था, लोगों के पास कोई और सोर्स ही नहीं बचा था कहीं और से खबर लेने के लिए, तो लोग उसी में ही विश्वास करते थे। और दूसरा रीजन यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, इकोनॉमिक हालत बहुत खराब थी, पॉवर्टी ज्यादा थी, इसलिए लोग ऐसी चीजों में पढ़ रहे थे। अगली स्ट्रैटेजी थी हिटलर की कि अपने आप को एक मसीहा की तरह दिखाना कि मैं यहां पर सेवियर हूं, आकर देशवासियों को बचाऊंगा। अगर यहूदियों ने अपने मार्क्सवादी पंथ के साथ दुनिया के सभी देशों पर कब्जा कर लिया तो उनका ताज मानवता की मौत का नाच होगा। इसलिए आज मैं सर्वशक्तिमान विधाता के नाम पर काम करता हूं। खुद को यहूदियों से बचाकर मैं उसी परवरदिगार का काम करता हूं। 1923 में एक बायोग्राफी लिखी गई थी हिटलर पर, जिस बायोग्राफी में हिटलर को जीसस क्राइस्ट से कंपेयर किया गया था, और वो एक ऐसे इंसान है जो जर्मनी को आकर बचाएंगे। बाद में पता चला दोस्तों, ये बायोग्राफी हिटलर ने खुद ही लिखी थी, खुद ही अपने आप को जीसस क्राइस्ट से कंपेयर किया था, लेकिन बुक छापते वक्त किसी और का नाम डाल दिया था, अपने दोस्त का नाम डाल दिया था। यह चीज बाद में सामने आई थी कि हिटलर ने खुद की तारीफ करी थी वहां पर। 2 साल बाद 1925 में हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, माइन काम्फ, और उस किताब में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े झूठ थे, जैसे कि अपने आप को बताते थे कि मैं कितने गरीब परिवार से आया हूं, मैंने फिजिकल लेबर किया है, लेकिन बाद में पता चला कि वो सब झूठ था, वो कभी उन्होंने फिजिकल लेबर किया ही नहीं था अपनी जिंदगी में। ऑब्वियसली मीडिया भी उन्हें मसीहा की तरह दिखाता था हमेशा। 1930s में जो इलेक्शन हुई थी उसमें बैलेट कार्ड पर नाजी पार्टी नहीं लिखा गया था, इनकी पार्टी का नाम नहीं लिखा था, इन्होंने हिटलर मूवमेंट का नाम लिखा था, यानी अपना ही नाम लिखा था बैलेट कार्ड पर, जहां पर पार्टी का नाम होना चाहिए था। एक सवाल शायद आपके दिमाग में उठेगा कि अगर इतने सारे मीडिया को खरीदना है तो पैसे की तो जरूरत पड़ेगी, यहां पर ये पैसा आएगा कहां से? ये चीज आधी ही सच है वैसे दोस्तों, क्योंकि मीडिया को खरीदने के लिए प्रेशर बनाया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, जर्नलिस्ट को जेल में डाला जा सकता है, इससे आधा काम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फिर भी बाकी आधे लोग पैसे से ही मानते हैं। तो हिटलर को बड़ी कॉर्पोरेट फंडिंग मिलती थी असल में। जो भी जानी मानी जर्मन कंपनी आज आप जानते हो, फोल्क्सवागन, BMW, कोडैक, सीमेंस, नेस्ले, फैंटा, फोर्ड, इन सारी कंपनीज ने हिटलर को फंड किया था हिटलर के टाइम पे। कुछ ही साल पहले की खबर है कि जनता के प्रेशर में आकर इन सारी कंपनीज ने कॉम्पनसेटरी फंड्स दिए थे उन जूइश फैमिलीज को जो हिटलर के जमाने से बचकर निकल के आज भी जिंदा थी। वैसे क्या आप जानते हैं दोस्तों, इंडिया में भी कई लोग इंस्पायर्ड थे हिटलर से। एक नाम जो सबसे सामने आता है वो है विनायक दामोदर सावरकर का। जर्मनी और इटली ने नाजी या तानाशाही की जादुई छड़ी के छूते ही जिस अद्भुत तरीके से बढ़ोतरी की है, इससे लगता है कि इनकी सेहत को इसी टॉनिक की जरूरत थी। जैसे नाजिज्म में प्योर जर्मन रेस की बात करी गई है एथनिसिटी के बेसिस पर, ऐसे ही सावरकर ने हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया था प्योर इंडियन रेस के बारे में बात करने के लिए एथनिसिटी के बेसिस पर। इनके हिसाब से हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी जिसमें कि हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट और जैन्स आते हैं और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस आउटसाइडर्स की तरह हैं। इन्होंने ज्यूस को कंपेयर किया इंडिया में मुस्लिम्स से। आज के दिन कुछ लोग हिंदुइज्म और हिंदुत्व शब्द को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप उस हिंदुत्व की बात करोगे जिसकी सावरकर ने बात करी थी, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, तो हिंदुइज्म और हिंदुत्व में जमीन आसमान का अंतर है। हिंदुइज्म एक ऐसी सोच है जो वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखती है कि सारी दुनिया एक है, इंटरनेशनलिज्म। दूसरी तरफ हिंदुत्व की सोच सुपीरियोरिटी दिखलाती है कि कुछ लोग ऊपर हैं, कुछ लोग नीचे हैं, कुछ लोग इस सर्कल के अंदर हैं, कुछ लोग आउटसाइडर्स हैं जो निचले लेवल के हैं। सावरकर जैसे ही मुस्लिम्स में भी कुछ ऐसे लोग थे जो सुपीरियोरिटी की फीलिंग्स दर्शाते थे अपनी आइडियोलॉजी से, जैसे कि चौधरी रहमत अली जो चाहते थे मुसलमानों के लिए एक सेपरेट देश हो, मुसलमान ऊपर हैं, बाकी लोग नीचे हैं। ऐसे ही क्लियर आइडियोलॉजीज बार बार थ्रू आउट द हिस्ट्री हमें देखने को मिलती रही हैं। इंडिया से एक और एग्जाम्पल है गोलवालकर, जिन्होंने ओपनली दर्शाया था कि वो कितना पसंद करते हैं नाजी आइडियोलॉजी को। अपनी नस्ल और संस्कृति की शुद्धता को संरक्षित रखने के लिए जर्मनी ने यहूदियों जैसी नस्लों को राष्ट्र से मिटाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। नस्ल पर गर्व यहां अपने उच्चतम रूप में प्रदर्शित हुआ है। और ये कोई ऐसी सोच नहीं है जो सिर्फ इंडिया या जर्मनी में देखने को मिली हो। ईरान में ईरानियन डिक्टेटर्स आए जिन्होंने दिखाया कि कैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं
वो निचली हैं हमसे। पाकिस्तान में ऐसे लोग आए जिन्होंने पाकिस्तान में अहमदिया माइनॉरिटीज को नीचे दिखाया, अपने आप को ऊपर दिखाया। ये चीजें बार बार देखने को मिली हैं। सावरकर की आइडियोलॉजी इतनी क्रूर है कि इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी क्रिटिसाइज किया था कि कैसे उन्होंने अपने दुश्मनों की औरतों को कैप्चर किया और उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया। ये चाहते थे कि रेप को एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया जाए। वैसे सावरकर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहां पर एक किताब लिखी गई थी सावरकर के ऊपर, लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर, जो लिखी थी चित्रगुप्त नाम के एक इंसान ने। इस किताब में सावरकर की बहुत तारीफ करी गई थी। 1987 में जब इस बुक को रिपब्लिश किया गया तो इसके बुक के पब्लिशर ने बताया चित्रगुप्त और कोई नहीं बल्कि सावरकर खुद ही थे। तो वही हिटलर वाली चीज यहां पर भी देखने को मिलती है। तो इन सारी कहानियों को दोस्तों जब आप सुनते हैं, समझते हैं, एक सोल्यूशन याद रखना है यहां पर, लॉजिकली सोचना, लॉजिक को हमेशा ऊपर रहने देना पैथोस से, फीलिंग्स से, इमोशन से। और जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, जो रिलीजन में भक्ति है वो आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स में भक्ति या हीरो वर्शिप एक पक्का रास्ता है पतन की तरफ जाने का और आखिरकार तानाशाही के आने का। किसी भी पार्टी के, किसी भी इंसान के अंधभक्त ना बने। पसंद आया वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा काम सपोर्ट कर सकते हैं आप patreon.com/ध्रुव राठी पर या यूट्यूब पे मेंबर बन के ज्वाइन बटन क्लिक करके। धन्यवाद।